हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि पिछले लेक्चर में बताया गया था। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अलग अलग स्थितियों में वैद्युत विभव ज्ञात किया गया था। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, वैद्युत चतुर्ध्रुवी, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल? आज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि द्विध्रुव में पढ़ चुके हैं कि उसमें वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से यह समायोजन भी बना होता है, लेकिन इसमें दो आवेश नहीं होते बल्कि दो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। जब दो वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे से अति निकट इस प्रकार रखे होते हैं कि उनके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, तब वह निकाय वैद्युत चतुर्ध्रुवी कहलाता है। वैद्युत चतुर्ध्रुवी क्या होता है कि इसमें दो वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे के अति निकट अल्प दूरी पर स्थित होते हैं और इस प्रकार स्थिर होते हैं कि उनकी दिशा एक दूसरे के ठीक विपरीत होती है। तो इस निकाय को हम वैद्युत चतुर्ध्रुवी कहते हैं। देखिए, यहां वैद्युत चतुर्ध्रुवी कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसके अति निकट एक दूसरा हमने वैद्युत द्विध्रुव रख दिया और इस प्रकार से रखा कि दोनों के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक दूसरे के ठीक विपरीत हो। हमने मान लिया ये माइनस क्यू आवेश यहां रखा हुआ है और प्लस क्यू आवेश इधर है, और ठीक इसी प्रकार इस दूसरे वाले वैद्युत द्विध्रुव का माइनस क्यू आवेश हमने यहां दिखा दिया, माइनस क्यू और प्लस क्यू इस साइड। तो ये एक दूसरे से अति निकट हमने मान लिया कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने ए मान लिया। यहां भी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी ए है। तो यहां देखिए दो वैद्युत द्विध्रुव है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा देखें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये हो जाएगी और इसमें माइनस क्यू इस साइड में है तो इसकी दिशा इधर दिखा देंगे। ये इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये हो जाएगी। यहां देखिए ये चतुर्ध्रुवी बन के तैयार हुआ और ये दोनों ऋण आवेश जो होते हैं वो इतने निकट होते हैं कि इनको लगभग हम एक मान सकते हैं। इसीलिए हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव में होते चार आवेश का निकाय है, लेकिन उनका व्यवहार इस प्रकार से होता है कि जैसे मानो तीन ही आवेश हैं। तो इनका इस प्रकार से हम इनको मान सकते हैं, ये इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इसको तीन आवेशों का निकाय माना जा सकता है। यहां पर प्लस क्यू और यहां माइनस क्यू मिलकर माइनस टू क्यू और यहां प्लस क्यू। अब इनके बीच की दूरी ए है इधर और ये दूरी इधर, ये दिखाया गया। तो इसको हम वैद्युत चतुर्ध्रुवी कहते हैं। अब यहां देखिए दोनों द्विध्रुव के आघूर्ण की जो दिशा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, इसमें पी की दिशा इस डायरेक्शन में है, इसमें पी की दिशा इस डायरेक्शन, और दोनों ही वैद्युत द्विध्रुव है। एक पर माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू, इसमें इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू। ये इतने निकट होते हैं कि माइनस क्यू मिलकर माइनस टू क्यू का निर्माण कर लेते हैं। इसी निकाय को हम वैद्युत चतुर्ध्रुवी कहते हैं। यही वैद्युत चतुर्ध्रुवी कहलाता है। तो जिस प्रकार हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात किए थे, आज हम ठीक उसी प्रकार इस वैद्युत चतुर्ध्रुवी के कारण उसके अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है उसकी गणना करने वाले हैं। देखिए, हमने मान लिया कि इसकी अक्ष कहीं जाएगी, अक्षीय रेखा यही है। हमने मान लिया कि इसकी अक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है। यहां एक बिंदु P स्थित है जो कि इस मध्य वाले आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित है।
मध्य में जो -2 क्यू आवेश है चतुर्ध्रुवी में, इससे स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में हमने एक बिंदु P ले लिया। अब इस बिंदु P पर हमें इस पूरे चतुर्ध्रुवी के कारण वैद्युत विभव की गणना करनी है। देखिए कैसे करेंगे। जैसे हम वैद्युत द्विध्रुव में पढ़ चुके हैं, ठीक उसी प्रकार यहां भी प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु P पर हम विभव निकालेंगे और फिर उन विभवों का अध्यारोपण सिद्धांत से हम समायोजन कर लेंगे। देखिए यही करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हम प्रत्येक आवेश की बिंदु P से दूरी निर्धारित करेंगे। बिंदु P से प्लस क्यू आवेश की दूरी कितनी होगी? बिंदु P से इस प्लस क्यू आवेश की दूरी कितनी होगी? तो यहां से मध्य बिंदु से दूरी r है और ये दूरी यहां से यहां तक a है। तो इस r में से अगर a माइनस कर दिया जाए तो हम इस आवेश से प्लस क्यू से p की दूरी निकाल सकते हैं, r माइनस a। ये r माइनस a होगा। और ठीक उसी प्रकार इस प्लस क्यू आवेश से, इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, तो यहां तक दूरी r है और आगे a बढ़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं यहां से ये दूरी हो जाएगी r प्लस a। ये हो जाएगी। तो हम सबसे पहले दोनों मतलब जो भी आवेश है, 3 आवेश है, यहां तीनों आवेशों की बिंदु P से दूरी निकालेंगे। अब प्रत्येक के कारण देखिए, अब इस चतुर्ध्रुवी को कोई नाम दे दें। मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया A और यहां पर बिंदु B और यहां पर बिंदु C। तो ठीक उसी प्रकार ये दोनों बहुत निकट होते हैं, तो यहां हमने A बिंदु कह दिया, ये B बिंदु है और इसको हमने C बिंदु कह दिया। तो यहां A B C करके एक चतुर्ध्रुवी का निर्माण हुआ है। अब इसमें हम C बिंदु पर जो आवेश स्थित है उस प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। बिंदु C पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव बिंदु P पर वैद्युत विभव देखिए क्या होगा। तो हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव फार्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक उसी फार्मूले से हम प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे। पहले इसको अगर V1 से लिखें तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 आवेश का परिमाण है प्लस क्यू, तो यहां हो जाएगा Q अपॉन बीच की दूरी कितनी है, C बिंदु से P बिंदु की दूरी r माइनस ये, यहां हम r माइनस ये रखेंगे। ठीक इसी प्रकार बिंदु B पर जो आवेश स्थित है उसके कारण निकाल लीजिए। बिंदु B पर स्थित -2 क्यू आवेश, -2 क्यू है, -2 क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव देखिए क्या होगा। तो हम बिल्कुल अब यहां -2 क्यू आवेश का परिमाण है, इसके कारण बिंदु P पर विभव हम वही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव वाले फार्मूले की तरह ही निकालेंगे। यहां भी V2 बराबर 1/4 ये हो जाएगा -2 क्यू अपॉन, यहां दूरी r हमने माना है, मध्य बिंदु B से दूरी बिंदु P की r माना गया, तो यहां सीधा r लिखा जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार इस प्लस क्यू आवेश से दूरी बिंदु A पर जो स्थित है, बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव देखिए अब यहां भी
V3 से अगर लिखें तो V3 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और RS का परिमाण प्लस Q और दूरी यहां पर R प्लस A लिखा जाएगा, R प्लस A। तो ये तीनों हमें विभव मालूम चल गए, V1 V2 V3। अब हम बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल सकते हैं। देखिए बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी को अगर V लिखा जाए तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों आवेशों के कारण जो वैद्युत विभव आया है उन तीनों का हम योग कर देंगे और सारे मान देखिए निकाले जा चुके हैं। यहां रख दीजिए मान, सभी मान, और इन सभी मानों में देख लीजिए यहां से कॉमन क्या दिख रहा है। तो इन सभी मानों में ऊपर Q और नीचे 4πε0 ये सभी में कॉमन है। Q अपॉन 4πε0 सभी में हम कॉमन ले सकते हैं। डायरेक्ट यहां हम निकाल रहे हैं Q अपॉन 4πε0 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो अब यहां पहले वाले पद में बचेगा 1/r माइनस ये, 1/r माइनस ये, और फिर दूसरे वाले पद में देखिए माइनस चिन्ह के साथ बचेगा, ये माइनस में है, -2/r आ जाएगा, -2/r। तो यहां -2 यहां /r, और फिर लास्ट वाले पद में इसमें बचेगा 1/r प्लस ये, 1/r प्लस ये यहां लिख दिया गया। ये इतने टर्म हमें मालूम चल गए। अब इन सब का एलसीएम लिया जाए। एलसीएम देखिए क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए। यहां हम Q अपॉन 4πε0 लिख दें और उसके बाद में एलसीएम देखिए R माइनस A, R प्लस A, ये हमने ले लिया एलसीएम। अब इसके नीचे R माइनस ये है तो इन दोनों टर्म का यहां 1 में मल्टीप्लीकेशन होगा, गुणा हो जाएगा। यहां देखिए गुणा होगा R इंटू R प्लस A का, फिर अगला पद -2, यहां क्या लिखा जाएगा, तो इस R के अतिरिक्त ये दोनों पद इस 2 में गुणा हो जाएंगे, यानी R माइनस ये, R प्लस ये, R माइनस ये इंटू R प्लस ये हो जाएगा। और थर्ड वाले में इसके नीचे R प्लस ये है तो इन दोनों का गुणनफल यहां 1 में गुणा होगा, तो यहां प्लस के साथ हम लिख देंगे R इंटू R माइनस A। देखिए एक एक बात पूरी, हम बहुत एक एक बातों को आसानी पूर्वक बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कभी डेरिवेशन कठिन नहीं होते, उनके स्टेप्स अगर समझ में आ जाए तो वो सब बहुत आसान होते हैं। देखिए एक एक बातें, यहां कैलकुलेशन से बिल्कुल मत घबराना, बहुत आसानी से भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Q अपॉन 4πε0 ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, R से यहां मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा R² प्लस RA, और दूसरे में देखिए A माइनस बी, A प्लस बी का फार्मूला बन रहा है तो यहां हम लिख देंगे -2 इंटू ये हो जाएगा R² माइनस A², और यहां अगर गुणा करा इसमें तो ये हो जाएगा R² माइनस RA अपॉन, नीचे देखिए यहां भी R माइनस ये, R प्लस ये को हम A² माइनस B² के रूप का लिख सकते हैं, यानी हम इसको R² माइनस A² के टर्म में ये लिख देंगे। अब ऊपर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो इसमें कैंसिल हो रहा है ये RA से RA, यहां माइनस में है यहां प्लस में है, एक कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके और थोड़ा विस्तृत कर दीजिए, Q अपॉन 4πε0, और यहां देखिए बच्चा R² है, R² यहां है, दोनों जुड़ के 2R² हो जाएगा, और इसको ओपन करिए तो -2R² यहां से मिल रहा है, और माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस 2A² यहां मिल जाएगा, अपॉन नीचे R इंटू R² माइनस A², ये पद हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए थोड़ा सा हम स्पेस खाली कर लें।
देखिए अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अब यहां से देखिए 2r² से 2r² कैंसिल हो रहा है, 2r² से ये 2r² कैंसिल हो रहा है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, देखिए v इक्वल q/4πε0 और ऊपर बच रहा है 2a² अपॉन नीचे है r/r² माइनस a², r/r² माइनस a²। इस q को यहां अगर मल्टीप्लाई करा दे, देखिए यहां भी क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0, ऊपर आ जाएगा 2qa² और नीचे है r/r² माइनस a², ये आ जाएगा। अब यहां हम कंडीशन लगा सकते हैं, जैसा कि वैद्युत द्विध्रुव वाले में लगाते चले आए हैं, यहां भी कंडीशन लागू कर देंगे। ये जो a दूरी है, ये वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेशों के बीच की दूरी है, इसकी तुलना में ये r दूरी बहुत बड़ी है, r दूरी ये इसकी तुलना में बहुत बड़ी ली गई है। तो यहां हम कंडीशन लगा दें, यदि a लेस देन 2r, मतलब दूरी a जो है वो r की तुलना में बहुत छोटी है, तो a² जो होगा वो और भी छोटा हो। हम जानते हैं छोटी राशियों का अगर स्क्वायर किया जाए तो और भी छोटा हो जाता है, तो a² करेंगे तो ये बहुत छोटा यानी 0 के निकट होगा, इसको हम नगण्य मान सकते हैं, बहुत छोटी वैल्यू है। तो अब इसमें a² को अगर नगण्य मान लिया जाए तो v इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 2qa²। यहां हमने इस अंतर वाले में हमने माना है इसको 0, ऊपर जैसे है वैसे लिखा रहने देंगे, क्योंकि यहां ये द्विध्रुव आघूर्ण का रूप लेगा, ऊपर द्विध्रुव आघूर्ण का रूप ले लेगा। जैसा कि हम जानते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी और एक आवेश का जो परिमाण का गुणनफल होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के रूप का होता है। यहां चाहो तो इसको लिख सकते हो, इसको चाहो तो लिख सकते हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बनेगा, Q इंटू ए, Q इंटू ए को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह सकते हैं P, तो ये P के पदों में हो जाएगा। तो इसको चाहो तो इस रूप में लिख सकते हो 1/4πε0 और यहां 2 रहेगा और Q और A का गुणनफल P बन जाएगा, उसके बावजूद भी एक A मालूम यहां रहेगा शेष, तो इसको P के पदों में हम इस रूप में दिखा सकते हैं 2pa/4πε0 r/r² माइनस a², ये दिखा सकते हैं P के पदों में। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दूरी के साथ अगर फिर से मल्टीप्लीकेशन किया जाए इस 2a के साथ, तो ये एक नया आघूर्ण मिलेगा, चतुर्ध्रुवी का आघूर्ण, उसको हम क्यों कह सकते हैं, उसको हम क्यों कह सकते हैं। जैसे वहां 2ql लिया गया था, इसी तरीके से p इंटू 2a कर देंगे तो एक चतुर्ध्रुवी का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा, तो उस रूप में भी हम दिखा सकते हैं। लेकिन यहां हमें मतलब है केवल इस दूरी r से, यहां a² हर में हम नगण्य मान लेंगे, तो यहां जैसे ही इसको 0 कर देंगे तो r³ बचेगा, r³, ये r³ हो जाएगा। देखिए पीछे हमने ये टर्म बताया था कि चतुर्ध्रुवी के लिए जो वैद्युत विभव होता है वो दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से देखिए वो संबंध हमको मिल सकता है। इस रूप में अगर लिखना चाहे, देखिए इस पूरे को हम मान ले चतुर्ध्रुवी का आघूर्ण, यदि चतुर्ध्रुवी का चतुर्ध्रुव आघूर्ण Q हो, तब Q बराबर P इंटू 2a,
P इंटू टू ये कर सकते हैं। और देखिए P बराबर, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी और एक आवेश का परिमाण, यानी इस P को हम लिख सकते हैं टू नहीं, यहां पूरा दूरी a माना गया है, तो Q इंटू ए कह सकते हैं, इसको Q इंटू ए कह सकते हैं। तो Q इंटू ए जब करेंगे तो यहां देखिए एक a इसमें गुणा हो जाएगा, Q इंटू ये हो गया P की वैल्यू, और इंटू टू ये सॉल्व करने पर यही राशि मिल रहा है, देखिए 2a स्क्वायर इंटू क्यू, यही चीज यहां मिल रहा है हमको, ये हो जाएगा 2QA स्क्वायर। अब चाहे तो यहां सीधे Q के पदों में लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू 1/4πε0, ये हो जाएगा Q अपॉन आर क्यूब, ये फार्मूला हमको प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको इधर दिखाएं चाहे ना दिखाएं, अगर हम इतना रहने दें तब भी यहां हमने डायरेक्ट पूरा एक साथ लिख दिया है। अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहां इस रूप में, यहां हमने पूरी वैल्यू लिख दी। चतुर्ध्रुवी का आघूर्ण Q अगर है तो P इंटू टू ए, और P को हमने Q इंटू ए करके इस वैल्यू के बराबर कर दिया, ये टोटली Q के पदों में आ गया। तो यहां से देखिए क्या दिखाई दे रहा है, दूरी के साथ चतुर्ध्रुवी का जो वैद्युत विभव आ रहा है वो तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती ये हमको प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पीछे हमने पिछले लेक्चर में बताया था एकल ध्रुव का विभव जो है वो दूरी के साथ B प्रोपोर्शनल 1/r इस प्रकार से संबंधित है, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण B प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और वैद्युत चतुर्ध्रुवी के कारण B प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब। तो यह संबंध हमने पीछे बताया भी था और यहां प्रूव भी करा दिया गया। तो अब उम्मीद करते हैं चतुर्ध्रुवी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला देखिए, अगला टॉपिक बताने जा रहे हैं कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए और उसको थीटा कोण घुमाया जाए तो कृत कार्य कितना होगा, कार्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगला टॉपिक है, देखिए एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, इसमें हेडिंग जरूर लंबी है, लेकिन ये प्रश्न इसी रूप में पूछा जाएगा कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश या 45 अंश घुमा दिया जाए तो कृत कार्य की गणना कीजिए। तो डायरेक्ट सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम सूत्र का डेरिवेशन अगर देख ले तो प्रश्न को कैसे भी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाए हम उसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ की एक चीजें ध्यानपूर्वक देखिए, हम एक एक बातें, छोटी से छोटी बातें यहां बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। आप बिल्कुल विश्वास रखिए, कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपके दिमाग में ना प्रवेश करे, हर चीजें यहां क्लियर करेंगे हम बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं कि जीरो लेवल से हमको शुरू करना है, उसी लेवल से चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमने यहां एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, मतलब कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये हमने मान लिया एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, ये इतने भाग में हमने एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ले लिया। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने इस डायरेक्शन में दिखा दिया, और इस वैद्युत क्षेत्र में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा, और पहले ये मान लिया कि वो 0 डिग्री पर है, मतलब क्षेत्र की दिशा में ही व्यवस्थित है, क्षेत्र की दिशा में ही हमने मान लिया कि ये व्यवस्थित है इस तरीके से। ये माइनस क्यू आवेश है इसका, ये प्लस क्यू आवेश है, ये क्षेत्र की दिशा में ही ये पूरी तरीके से रखा हुआ है। तो अब इसका द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ये हो जाएगा पी की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी। और देखिए इसमें
जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो उस समय हम कहते हैं कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव वो बिल्कुल साम्य स्थिति में है, साम्य स्थिति में है, नॉर्मल पोजीशन में। मतलब इसको ऐसे अगर रख दिया जाए तो इसमें कोई इसमें अस्थायित्व तो नहीं है, बल्कि अस्थायी अवस्था में है। अगर हम इस प्रकार से रख दें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये एक दूसरे के समान हो जाए, एक ही दिशा में हो जाए, तो यह अपनी साम्य स्थिति में होता है, अस्थायी अवस्था कहते हैं इसको, ये ध्यान रखिए। तो अब यहां हम पहले 0 डिग्री पर रखा था वैद्युत क्षेत्र से, अब इसको हमने थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया। मान लीजिए थीटा कोण घुमाया गया, थीटा कोण घुमाकर इस पोजीशन में इसको कर लिया गया। तो थीटा को घुमाने में कृत कार्य कितना होगा, हम वही कार्य का यहां फार्मूला निकालने वाले हैं। तो थीटा कोण डायरेक्ट तो निकाला नहीं गया होगा भाई, थीटा कोण निकालने से पहले हमें अल्प कोण डी थीटा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ले, क्योंकि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा इस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण जो होगा वो भी परिवर्तित होगा। थीटा के साथ बलयुग्म का आघूर्ण बदलेगा, और बदलेगा तो हम उस समय गणना नहीं कर पाएंगे। तो हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को नियत मानते हुए एक छोटा सा कोणीय विस्थापन लेकर कृत कार्य निकालेंगे, और बाद में उसी का हम इंटीग्रेशन करके थीटा कोण पर घुमाने में कृत कार्य निकाल सकते हैं। तो अब यहां देखिए हमने मान लिया कि पहले अल्प कोण, एक छोटा सा कोण हमने घुमाया, ये इतना यहां से और यहां तक हमने एक अल्प कोण का यहां कोणीय विस्थापन ले लिया, और इस कोण को हमने कह दिया डी थीटा, डी थीटा इसको लिख लिया। ये कोण बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा होगा, तो हम इधर दिखा दें, ये कोण जो दिखाया गया है इस कोण को हमने डी थीटा दिखाया है, डी थीटा। और ये पूरा जो इधर काले से दिखाया गया है इस कोण को हमने थीटा कहा, ये पूरा कोण थीटा है, और उसी का हमने एक अल्प भाग लिया है डी थीटा कोण। तो देखिए डी थीटा को घुमाएंगे तो यहां निश्चित ही जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस आवेश पर वैद्युत बल लगता है। अब धन आवेश पर वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा, और ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र ये विपरीत दिशा में कार्य करेगा। वैद्युत बल ये विपरीत दिशा में क्षेत्र के कार्य करेगा ऋण आवेश में। तो अब हम यहां लिख रहे हैं, देखिए इस प्लस क्यू आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा ये है, और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा ये। तो इस पर दो बराबर और विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, इस कारण से साम्य स्थिति में है। कोई भी वस्तु को बराबर और विपरीत दिशा में खींचा जाए तो ना इधर जा सकता है ना इधर, जब तक बल संतुलित है तब तक विस्थापन संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस वैद्युत द्विध्रुव पर बराबर और विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है, तो ये अपने स्थायी अवस्था में कहा जाएगा। और थोड़ा भी अगर डिस्प्लेस करेंगे, अगर थोड़ा भी डिस्प्लेस करेंगे तो ये दोनों बल जो है उनकी दिशा तो विपरीत होगी, लेकिन ठीक विपरीत नहीं होगी, बल्कि वह आघूर्ण बना लेंगे। दोनों बल अलग अलग स्थानों पर विपरीत दिशाओं में लगने के कारण वो एक आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, और उस आघूर्ण को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सॉरी, उसको वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण कहेंगे। ये बलयुग्म कार्य कर रहा है तो उस बलयुग्म का आघूर्ण कहेंगे, ध्यान रखिए। तो अब यहां देखिए बलयुग्म का आघूर्ण हम पहले निकाल लें। जब हम इसको रखेंगे तो बलयुग्म का थीटा कोण घुमाने में वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण कितना आघूर्ण कार्य करेगा,
देखिए टाउ हमको निकालना है, टाउ इक्वल, तो पीछे फार्मूला पढ़ चुके हो, पीई साइन थीटा होता है, पीई साइन थीटा। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर और वैद्युत क्षेत्र में रख के थीटा कोण अगर घुमाया जाए या थीटा कोण पर रख दिया जाए, ये थीटा कोण के लिए बात कर रहा है, साइन थीटा जो है वो जितना कोण पर है उस समय प्रेजेंट टाइम में उसकी बात कर रहा है। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखने पर, यहां थीटा कोण लिख दीजिए, थीटा कोण पर रखने पर, थीटा कोण पर रखने पर उस पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल पी साइन थीटा। अब देखिए मान लीजिए हम साम्य स्थिति यानी थीटा बराबर 0 डिग्री से हम डी थीटा कोण हल्का डी थीटा अल्प विस्थापन कर रहे हैं साम्य स्थिति में रख के। यदि वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति, साम्य स्थिति, साम्य स्थिति मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये साम्य स्थिति कही जाएगी। तो वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से अल्प कोण डी थीटा घुमाएं तब कृत कार्य देखिए, अब कृत कार्य कितना होगा, अगर डी थीटा कोण घुमाया गया तो कृत कार्य कितना होगा। तो ध्यान रखिए अल्प कोण लेंगे कि बलाघूर्ण जो लग रहा है यहां वो नियत रहे, तो नियत बलाघूर्ण कार्य करेगा, तो कृत कार्य अल्प होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना, जो बलाघूर्ण कार्य कर रहा है नियत बलयुग्म का आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। तो अब यहां देखिए डी डब्ल्यू निकालना है हमको, तो ये टाउ कार्य कर रहा है और कोणीय विस्थापन है डी थीटा। टाउ का मान रख सकते हैं, टाउ बराबर आया है पीई साइन थीटा डी थीटा, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये एक अल्प कोण घुमाने में कृत कार्य है। अब मान लीजिए साम्य स्थिति से हम थीटा कोण घुमाएं तब कृत कार्य कितना होगा, देखिए अतः वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से, साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य निकालना चाहते हैं तो हम W निकालेंगे और इस dW का हम समाकलन करके निकाल सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, कहां से कहां तक, साम्य स्थिति मतलब थीटा बराबर 0 और से कोण थीटा तक, dW का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो dW में देखिए पीई साइन थीटा डी थीटा आ रहा है, तो P और E ये दोनों नियत है, बाहर आ जाएंगे। पीई को हम कांस्टेंट लेकर बाहर कर लेंगे और यहां 0 से थीटा कर दिया, और यहां देखिए इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये अवकलन का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा का समाकलन, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। कुछ मेन जो सूत्र हैं अवकलन समाकलन के, उनको आपको बिल्कुल तैयार रखना होगा। अगर गणित वाले हैं तो उनको तो क्लियर होगा सब कुछ, यहां प्रॉब्लम बायोलॉजी वालों को आ सकती है तो उनको याद कर लीजिए, सीधा सीधा इनके कुछ फार्मूले याद कर लीजिए।
यहां देखिए P साइन थीटा इसका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और यहां लिमिट लगा हुआ है 0 से थीटा। तो अब लिमिट अप्लाई करिए, माइनस चिन्ह बाहर कर लीजिए, माइनस चिन्ह बाहर करके लिमिट अप्लाई कर दीजिए। माइनस चिन्ह बाहर करेंगे तो P हो जाएगा बाहर माइनस में, और लिमिट अप्लाई होगा तो सबसे पहले अपर लिमिट यानी थीटा के स्थान पर थीटा ही रहने दे, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब लोअर लिमिट थीटा की जगह पर 0 रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये cos थीटा माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन इस माइनस चिन्ह को अगर गुणा करा दे तो ये 1 आगे आ जाएगा। लेकिन चलिए पहले हम ऐसे लिख दें माइनस PE cos थीटा माइनस 1, cos 0 का मान 1 हमने रख दिया। अब इस माइनस चिन्ह को अगर अंदर मल्टीप्लाई करा दे तो W का देखिए फार्मूला क्या मिल जाएगा, W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला हमको प्राप्त हो गया। और ये फार्मूला जो मिल रहा है ये थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य को प्रदर्शित कर रहा है कि अगर साम्य स्थिति से कोई वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो वहां किया गया कार्य इतना होगा। अब इसके कुछ स्पेशल केस हैं, देखिए विशेष परिस्थितियां या स्पेशल केस लिख सकते हैं, स्पेशल केसेस। क्या क्या इसके स्पेशल केस हो सकते हैं? तो पहला स्पेशल केस यही हो सकता है, अभी तो हमने थीटा को जनरल ले लिया है, व्यापक सूत्र है। मान लीजिए साम्य स्थिति से 90 अंश घुमा दिया जाए, तब कृतकारी कितना होगा? देखिए वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से 90 डिग्री 90 अंश, वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश कोण से 90 अंश कोण तक घुमाने में कृतकार्य, घुमाने में कृतकार्य कितना हो जाएगा? यानी थीटा बराबर अब हमको 90 रख देना है इसी फार्मूले में। देखिए 90 डिग्री घुमाने में कृतकार्य W90 इक्वल PE 1 माइनस कॉस 90, 1 माइनस कॉस 90, थीटा का मान हमने 90 रख दिया, और कॉस 90 का मान होता है 0, यहां 0 रख देंगे तो PE बचेगा, W90 डिग्री इक्वल टू प्लस में ये PE आएगा, ये हमको प्राप्त हो गया प्लस में PE, यानी कार्य किया गया, घुमाने में कार्य किया गया है, प्लस PE मिल गया। 90 डिग्री यानी समांतर स्थिति से, साम्य स्थिति से 90 डिग्री घुमाया जा रहा है, तो कृत कार्य प्लस PE प्राप्त हो गया। अब देखिए मान लीजिए 180 डिग्री घुमा दिया जाए, इस पोजीशन से सीधा इस पोजीशन में ले आए, 180 अंश विपरीत दिशा में कर दे, तब कृत कार्य कितना होगा? ठीक इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव को 180 अंश घुमाने में, 180 अंश कोण तक घुमाने में कृत कार्य, तो अब इसी फार्मूले में हम थीटा की जगह पे 180 डिग्री रख देंगे, थीटा की जगह पर 180 डिग्री रख देंगे। देखिए क्या मिलेगा, PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, हम जानते हैं cos 180 अंश का मान -1 होता है, यहां जैसे ही cos 180 अंश का मान -1 रखेंगे तो यहां माइनस माइनस प्लस होके 1 + 1 ब्रैकेट में मिल जाएगा, तो 1 + 1 यानी 2, तो यहां से हमको मिल जाएगा W 180 डिग्री के लिए प्लस में 2P, प्लस में 2P, यानी कार्य अब डबल करना पड़ेगा, 90 अंश घुमाने में जितना कार्य किया गया था और उसका 2 गुना कार्य हमको करना पड़ेगा 180 अंश घुमाने में। तो यह हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य की गणना की गई। अब आगे देखिए कि वैद्युत क्षेत्र में
वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, उसकी गणना करने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल एक एक बातें इस प्रकार से लिखा रहा है कि आप बिल्कुल इसका नोट्स बना सकते हैं, या और भी अगर तुमको अपने हैंड राइटिंग में करना है या अपनी भाषा में लिखना है तो इसको अपने हिसाब से भी साल्ट करके उस तरीके से लिख सकते हैं। यहां हम बिल्कुल फुल लेंथ में इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में अगर लिख दिया जाए तो एक भी नंबर एग्जामिनर काटने का मौका नहीं मिलेगा। सारी बातें इसीलिए हम यहां क्लियर कर रहे हैं। देखिए अब आगे, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो ये स्थितिज ऊर्जा वैद्युत द्विध्रुव की है स्पेशल। एक स्थितिज ऊर्जा हम पीछे और भी पढ़ चुके हैं कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा थी कि अगर कई आवेश को अनंत से लाकर एक निकाय निर्मित कर रहे हैं तो निकाय निर्मित करने में जितना कार्य किया गया था उसको उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहा गया था। और दो आवेश के निकाय के लिए वो बताया गया था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये फार्मूला हम पीछे निकाल चुके हैं। यहां पर वैद्युत द्विध्रुव स्पेशल कह दिया गया, यहां दो आवेश की बात नहीं की गई बल्कि वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक निकाय है, दो आवेशों का निकाय है, प्लस माइनस इसमें आवेश फिक्स है कि एक तरफ माइनस होगा दूसरी तरफ प्लस होगा। तो अब यहां देखिए डायरेक्ट अब हम एक एक आवेश करके नहीं बल्कि डायरेक्ट वैद्युत द्विध्रुव ला रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में। तो ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस डायरेक्शन में हमने ले लिया एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये दिखा दी। हमने वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा दिया, इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम अनंत से यहां मान लीजिए अनंत है, तो इस अनंत से एक वैद्युत द्विध्रुव को ला रहे हैं। अनंत से एक वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। ये माइनस क्यू आवेश इधर है, प्लस क्यू आवेश यहां है। इनके बीच की दूरी को हम 2l मान लें, 2l, ये 2l हो जाएगा। अब अनंत से, ये अनंत का सिंबल लिखा हुआ है, अनंत। तो अनंत से हम इस वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव AB को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। तो अब जरूर यहां वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कुछ कार्य करना पड़ा, वही कार्य इस वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव जब अनंत पर था तो अनंत पर हम जानते हैं ऊर्जा शून्य मानी गई है। अनंत को एक निर्देश माना गया है, शून्य ऊर्जा या शून्य आवेश, हम वहां एक निर्देश उसको मान सकते हैं कि वहां कोई भी आवेश अगर रख दिया जाए तो उसमें कोई ऊर्जा आवेशित करने नहीं रहेगी। अब वहां से लाएंगे तो क्षेत्र के भीतर जब यहां पहुंचेंगे तब यहां वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा या वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य करना पड़ेगा। तो यहां देखिए दो आवेश हैं, जब प्लस क्यू आवेश को क्षेत्र के भीतर प्रवेश करेंगे तो वहां वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और माइनस क्यू आवेश जब प्रवेश करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र निकाय पर कार्य करेगा। तो इसलिए यहां माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा, वो कार्य ऋणात्मक होगा, और प्लस क्यू आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र पर कार्य किया जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र पर किया गया कार्य या वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य कहा जाएगा। तो देखिए अगर हम इन दोनों आवेशों को साथ साथ लेकर आते, इन दोनों आवेशों को इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस रूप में अगर लाते तो क्षेत्र में देखिए जितना धन आवेश चलता उतना ही ऋण आवेश चलता। अगर हम इस रूप में आते
तो क्षेत्र के भीतर जितना धनावेश चलता उतना ही ऋणावेश चलता, यानी जितना वैद्युत क्षेत्र पर कार्य किया जाता उतना वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाता। तो वो दोनों कार्य प्लस माइनस बराबर, यानी एक प्लस चिन्ह एक माइनस चिन्ह के साथ बराबर परिमाण के साथ, तो मिलकर शून्य हो जाती। लेकिन यहां कुछ इस तरीके से सिस्टम है, यहां प्लस की आवेश इस सिरे पर, माइनस की इस सिरे पर, और इसको जब ला रहा है तो अब यहां क्षेत्र में जब प्रवेश किया गया, देखिए ये माइनस की आवेश ज्यादा दूरी चल रहा है क्षेत्र में, और प्लस की आवेश उसकी तुलना में कम चल रहा है। प्लस की आवेश को इतने दूरी चलना पड़ा यहां से यहां तक, और माइनस की आवेश को यहां से लेकर यहां तक इतना दूरी तय करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में अगर देखा जाए तो माइनस क्यू आवेश को 2l दूरी अतिरिक्त चलना पड़ता है, 2l दूरी अतिरिक्त चलना पड़ता है। और हम जानते हैं इन दोनों आवेशों पर वैद्युत बल कार्य करेगा। माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत बल जो लगेगा वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, और इस पर जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब देखिए जो बल लग रहा है उस बल को हम निकाल सकते हैं, आवेश का परिमाण मालूम है और बल हम बता सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में आवेश रखा जाए तो कितना बल कार्य करेगा, बल हम यहां से लिख सकते हैं। देखिए कितना बल कार्य करेगा, वैद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल, F इक्वल टू, अब आवेश का अगर परिमाण लें, चूंकि बल सदिश राशि है, दोनों की दिशाएं भिन्न भिन्न है, दिशा से दिखाया गया है, तो हम इस बल का केवल परिमाण ले रहे हैं, तो परिमाण हो जाएगा Q इंटू ई, इतना बल कार्य करेगा। अब बल हमको मालूम है, अब हमें बताना है क्या कि इस 2l अतिरिक्त दूरी चलने में कितना कार्य किया गया। बाकी यहां तक प्लस क्यू आया और माइनस क्यू आया तो दोनों के द्वारा कृत कार्य शून्य हुआ, लेकिन ये प्लस क्यू जब यहां रुक गया तो माइनस क्यू जो आवेश है वो 2l दूरी अतिरिक्त चल रहा है, यानी माइनस क्यू आवेश पर जितना बल लग रहा है वह बल और साथ साथ उसके द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी का गुणनफल करेंगे, तब कार्य जितना इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया जाएगा, यानी निकाय पर कार्य किया गया, निकाय द्वारा नहीं हुआ, तो अब यह कार्य ऋणात्मक मिलेगा हमको। तो कहीं ना कहीं अब हम लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू आवेश 2l दूरी अतिरिक्त चलता है, अतः वैद्युत क्षेत्र द्वारा निकाय पर किया गया कार्य कितना कार्य किया गया, तो कार्य W इक्वल टू माइनस क्यू आवेश पर बल गुणे चली गई अतिरिक्त दूरी, अब देखिए माइनस क्यू आवेश पर बल लिखना है, तो माइनस क्यू आवेश पर कितना बल कार्य कर रहा है, माइनस क्यू आवेश पर कार्यरत बल, तो हम इसको लिख सकते हैं
ये एफ की वैल्यू है क्यू इंटू ई, एफ की वैल्यू है क्यू इंटू ई, लेकिन यहां माइनस की वजह इसकी बात किया जा रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं माइनस क्यू इंटू ई, माइनस क्यू इंटू ई। अतिरिक्त दूरी कितना तय हो रहा है, चली गई दूरी 2l है। अब 2ql को एक साथ कर दिया जाए तो माइनस चिन्ह हो गया 2ql इंटू ई, ऐसा लिख सकते हैं। अब पीछे फार्मूला पढ़ चुके हो p इक्वल टू क्यू इंटू 2l, या उसी को 2ql के बराबर कह सकते हैं। तो p इक्वल टू होता है 2ql, p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं w इक्वल टू माइनस पीई, ये हो जाएगा। अब परिभाषा में क्या कहा गया, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य किया गया या जितना कार्य प्राप्त हुआ यानी क्षेत्र द्वारा किया गया, तो उस कार्य को हम कहेंगे वही कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यहां कार्य हमने निकाल लिया कि अनंत से क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव को लाने में किया गया कार्य या प्राप्त कार्य माइनस पी यहां मिला है निकाय द्वारा किया गया कार्य, मतलब निकाय पर, वैद्युत क्षेत्र द्वारा निकाय पर किया गया कार्य, यानी कार्य निकाय को यहां प्राप्त हो रहा है, इसलिए माइनस में है। तो यही कार्य अब स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित होगा। अतः वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, ये कौन से सिचुएशन में है, स्थिति कैसी है, तो हम इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर ला रहे हैं, समांतर स्थिति में। तो समांतर स्थिति मतलब हम कह सकते हैं साम्यावस्था थीटा जीरो, तो थीटा जीरो स्थिति में है, तो यू नॉट लिख सकते हैं इसको, यू नॉट इक्वल टू यहां हो जाएगा डब्ल्यू, सीधे साम्यावस्था में ला रहे हैं, यानी इसके ठीक समांतर ऐसे चला रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के, तो ये यू नॉट हो जाएगा साम्यावस्था के लिए, साम्यावस्था में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और किया गया कार्य कितना था वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित होगा। तो यहां से u का फार्मूला हमको देखिए क्या मिल गया, u इक्वल टू यू नॉट इक्वल टू माइनस पीई, यू नॉट इक्वल टू माइनस पीई। ये साम्य अवस्था में जब वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा इतनी है, और इस समय ये अस्थाई संतुलन की स्थिति में होगा, अस्थाई संतुलन की स्थिति में हम रखेंगे, उसी स्थान पर वैसे ही रखा रहेगा, कोई हलचल नहीं होगा, कोई इस पर विक्षेपक बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, इस पर दो बराबर और विपरीत बल कार्य करने से परिणामी बल शून्य होगा, साम्य स्थिति में बना रहेगा। तो इसको हम साम्य स्थिति या अस्थाई संतुलनावस्था कहते हैं, अस्थाई संतुलन की स्थिति है ये। अब देखिए, अगर मान लीजिए कहा जाए कि यही वैद्युत द्विध्रुव हम थीटा कोण पर लेकर आए, तब इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, तो थीटा कोण पर लेकर आने में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, उससे अच्छा हम साम्य स्थिति की स्थितिज ऊर्जा मालूम है, और यहीं से थीटा कोण घुमाने में जितना कार्य किया गया उसी कार्य को जोड़ दे, तो थीटा कोण पर लाने में जितना कार्य किया गया उसके ठीक बराबर हो। हम डायरेक्ट फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य मालूम है हमको, तो साम्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा यहां से मिल गई, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य उसमें जोड़ दीजिए, तो हमें थीटा कोण पर अगर रखा है वैद्युत द्विध्रुव तो उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो हमें थीटा कोण पर स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। देखिए इस लाइन को थोड़ा सा हम हटा रहे हैं, थोड़ा स्पेस हो जाए। हाँ देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य
ये मालूम है W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये पढ़ चुके हैं। अब यही कार्य अगर हम इस साम्य स्थिति वाली स्थितिज ऊर्जा में जोड़ दे तो थीटा कोण पर निकाय में स्थितिज ऊर्जा कितना है यह मालूम चल जाएगा। अतः थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा यू थीटा बताना है। यू थीटा इक्वल टू साम्य स्थिति में जितना होगा यू नॉट, और जितना थीटा को घुमाने में किया गया कार्य है उसको जोड़ देंगे। यू थीटा इक्वल टू, ये थीटा लिखा गया है, देखिए ये थीटा है ये, तो यू थीटा इक्वल टू यू नॉट प्लस डब्ल्यू, साम्य स्थिति में स्थिति ऊर्जा और फिर साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, इनका योग करेंगे तो थीटा कोण पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा मालूम चलेगा। तो रख दीजिए दोनों मान। यू थीटा इक्वल टू, ये दिया हुआ है माइनस पी, ये पीछे निकाला जा चुका है, यू नॉट इक्वल टू माइनस पी, और डब्ल्यू का यहां देखिए ऊपर लिखा हुआ है प्लस पीई 1 माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। यू थीटा इक्वल टू माइनस पी प्लस पी माइनस पी कॉस थीटा, ये माइनस पी और प्लस पी एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है। एट लास्ट बच क्या रहा है, देखिए यहां हमको मिल गया यू थीटा इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा, ये हमको सूत्र प्राप्त हो गया। हमको थीटा कोण पर अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो थीटा कोण पर उसमें कितनी स्थिति ऊर्जा संचित होगी, वह स्थिति ऊर्जा का सूत्र यहां हमको आज प्राप्त हो गया। और इसके देखिए क्या केस हो सकते हैं, इसमें भी हम स्पेशल केस ले सकते हैं। तो इसमें स्पेशल केस देखिए क्या क्या हो सकते हैं। स्पेशल केस स्पेशल केसेस। अब पहला केस देखिए, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 डिग्री पर रखें, 0 डिग्री पर रख दे। पहला, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तब थीटा 0 मतलब साम्य स्थिति में या स्थायी संतुलनावस्था में व्यवस्थित किया जाए, तब क्या होगा, u0, u0 देखिए इसमें थीटा की जगह 0 रखेंगे तो माइनस पी कॉस 0, और कॉस 0 का मान होता है 1। देखिए यू नॉट का फार्मूला जो पीछे पढ़ चुके हैं वही यहां प्राप्त हो गया हमको पुनः, यू नॉट इक्वल टू माइनस पी मिल गया। अब सेकंड केस इसका देखिए, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब वैद्युत द्विध्रुव अगर क्षेत्र के लंबवत रखा है तब कितनी स्थिति ऊर्जा संचित है उसमें, तो इसमें देखिए थीटा की जगह पे 90 रख दीजिए। यह केस जो है ये अस्थाई संतुलन की अवस्था कहलाती है। पहला वाला अस्थाई संतुलन अवस्था, अस्थाई संतुलन इस स्थिति में मिलता है अगर वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र में 0 डिग्री पर रख दे, 0 डिग्री पर रख दे, मतलब इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर एक ही ओर हो जाए तो स्थायी संतुलनावस्था मिलेगा, और अगर ये दोनों विपरीत दिशा में हो जाए तो अस्थायी अवस्था कहलाएगी। तो यहां देखिए यदि थीटा 90 डिग्री, तब कितना होगा u90 की वैल्यू, u90 इक्वल माइनस पीई कॉस 90, कॉस 90, और कॉस 90 का मान होता है 0, तो इसलिए u90 आ जाएगा 0।
U90 इक्वल टू 0, cos 90 का मान 0 तो U90 0। देखिए बात अभी हम बता चुके हैं कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से हम लंबवत लेकर आए, रख दें, तो दोनों आवेशों को समान दूरी चलना पड़ेगा क्षेत्र में। तो एक के द्वारा किया गया कार्य और एक पर प्राप्त कार्य यानी एक पर क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। तो एक आवेश के कारण किया गया कार्य, दूसरे आवेश के कारण प्राप्त कार्य, ये दोनों बराबर और विपरीत परिमाण में होने के कारण शून्य हो जाएंगे। तो इसीलिए यहां U90 0 आया है। अब इसका थर्ड केस देखिए, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, तब क्या होगा? U 180 डिग्री का मान, इसका मतलब यह हुआ कि पहले ये साम्य अवस्था में इस तरीके से था, माइनस क्यू आवेश इधर है, प्लस क्यू आवेश इधर है, तो ये अस्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। अब इसको अगर हम विपरीत दिशा में उलट दें, यानी अब की बार प्लस क्यू इधर आ गया, माइनस क्यू इधर आ गया, और तब अगर रखा है तब कितनी स्थिति ऊर्जा संचित, यहां 180 डिग्री घुमाया गया है और फिर इसमें रख दिया गया, तब स्थिति ऊर्जा पूछा जा रहा है। तो अब देखिए माइनस पी कॉस 180 और cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और U 180 डिग्री बराबर हो जाएगा प्लस में P, प्लस में P, ये धनात्मक स्थिति ऊर्जा मिल गया, धनात्मक स्थिति ऊर्जा, यानी स्थिति ऊर्जा यहां अधिकतम प्राप्त हो रही है, इस केस में न्यूनतम प्राप्त हो रही थी। तो जब न्यूनतम था तो अस्थायी संतुलन की स्थिति कही गई थी और यहां अधिकतम प्राप्त हुआ है, तो अस्थायी संतुलन की अवस्था कही जाएगी, अस्थायी संतुलन। तो ये हमारा अस्थायी संतुलन की स्थिति कहेंगे। इस प्रकार से ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा टॉपिक समाप्त हो गया है। एक केस देखिए, पीछे एक टॉपिक वैद्युत क्षेत्र में समझना था, छोटा सा है, न्यूमेरिकल मिल सकता है कहीं, कि अगर कोई वैद्युत आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में वायु में लटकाना चाहे तो कैसे लटका सकते हैं, वायु में कैसे लटकाया जा सकता है कोई आवेशित कण को। देखिए ये एक वैद्युत क्षेत्र, हमने दो प्लेटें ली, एक प्लेट पर हमने ऋणावेश रख दिया, ये प्लेट ऋणावेशित है और ये प्लेट धनावेशित है। जितना आवेश इस प्लेट पर है, जितना आवेश इस प्लेट पर है उतना ही आवेश दूसरे प्लेट पर है, यानी अगर इस पर प्लस क्यू आवेश है तो इस पर आवेश हमने माइनस क्यू मान लिया, माइनस क्यू। तो अब इस प्लेट के बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए, ये धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा कही जाएगी। अब अगर कोई आवेशित कण इन दोनों प्लेटों के बीच रखेंगे तो निश्चित रूप से उस पर वैद्युत बल कार्य करेगा। अब आवेशित कण है तो उसका अपना कुछ भार भी होगा और भार हमेशा नीचे कार्य करता है। तो देखिए इसका भार नीचे कार्य कर रहा है यम जी, मान लीजिए द्रव्यमान इसका यम है तो भार यम जी कार्य कर रहा है, और इसके ठीक भार के बराबर वैद्युत क्षेत्र अगर हो जाए, वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला अगर वैद्युत बल हो जाए भार के ठीक बराबर, ये भार के ठीक बराबर हो जाए अगर ये वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe ये इसके भार के बराबर हो जाए तो यह आवेशित का ना नीचे गिर सकता है ना ऊपर जा सकता है, वही वायु में लटका मिलेगा, तभी आवेशित का वायु में लटकेगा। तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल मिल सकता है। देखिए इस स्थिति में इस कण को वायु में हम लटका सकते हैं, वायु में लटका सकते हैं। हमने इस पर आवेश को मान लिया, इस पर आवेश, चलिए इस प्लेट पर आवेश को हम चेंज कर दें, इस पर डैश लिख दें, क्यू डैश, ये प्लस में क्यू डैश माइनस में क्यू डैश, इसके आवेश को हमने क्यू मान लिया, क्यू आवेशित कण है और इसको धन आवेशित कण माना है प्लस क्यू आवेश, और इसको हमने क्यू डैश कर लिया क्योंकि फार्मूला जो लिखा जाएगा क्यू के पदों में। अब देखिए इस आवेशित कण पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा, यह सिचुएशन कब आएगा जब आवेशित कण पर लगने वाला बल
और इस कण का भार कहिए या कण पर कार्यरत गुरुत्व बल, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस कण का जब बराबर होगा तो दिशा उनकी विपरीत है, तो तभी यह संतुलन में रह सकता है। वही एक अवस्था ऐसी होगी कि जब यह वायु में लटका मिलेगा आवेशित कण। तो अब देखिए F इक्वल टू क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आवेश Q और वैद्युत क्षेत्र E है, Q इंटू E के बराबर, और भार mg वैद्युत बल के बराबर होगा, तो सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल के बराबर होगा। तो इसको हम भार लिख देंगे mg। अब यहां से अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो Q को रिपोज करके नीचे ले आइए, या कभी कभी आवेश पूछ लेता है, वैद्युत क्षेत्र दिया होता है। यह संबंध ध्यान रखिए, इसी संबंध से कोई दो राशियां दी होंगी, द्रव्यमान और वैद्युत क्षेत्र दिया है, या द्रव्यमान ना दिया है, प्रोटॉन कह दे या इलेक्ट्रॉन कह दे, या कोई ऐसा आवेशित कण कह दे कि जिस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हो। तो इस तरीके से भी प्रश्न इस पर बन सकता है। तो ये वायु में किस प्रकार से आवेशित कण अगर लटका हुआ है तो वहां वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत आवेश गणना करने के लिए यह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट छोटा सा है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।